ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक गांव की है, जहां गुड्डी अपनी छोटे बड़े भाई बहन के साथ रहती थी। लिखाई पढ़ाई और घर के हर काम में होशियार थी। यहाँ तक कि उसके पापा उसको अपना तीसरा लड़का मानते थे, क्योंकि जो काम उनके बेटे नहीं कर पाते थे वो काम गुड्डी झट से कर देती थी। अब जब गुड्डी इतनी होशियार भी थी तो उसके साथ कंपटीशन करने वाले भी बहुत थे, जो कि नहीं चाहते थे कि गुड्डी उनसे आगे निकले। एक दिन गुड्डी और उसकी सहेलियां स्कूल में बैठी आपस में बातें कर रही थी कि इस स्कूल के आखिरी टॉयलेट में भूत है। उन सब में से उसकी एक सहेली सुमन डराती हुई बोलती है कि हाँ, सच में मैंने भी सुना है कि जो वहाँ जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता, और जो अगर वापस आ भी जाए तो फिर वो बीमार पड़ जाता है। तभी अचानक स्कूल की बेल बजती है और वो सब अपने क्लास में चली जाती है। लेकिन ये बात गुड्डी के मन में कहीं ना कहीं घर कर लेती है, जबकि वो हमेशा अपनी सहेलियों के सामने नकारती रहती है इस बात को। लेकिन खुद कभी उसकी भी हिम्मत नहीं हुई उसकी वहाँ जाने की। एक बार की बात है, गुड्डी को टॉयलेट जाना था और उसने लगभग सभी टॉयलेट देख लिए जो कि गंदे पड़े थे, और उसे ना चाहते हुए भी उसी टॉयलेट में जाना पड़ा जहाँ कहते हैं कि किसी भूत का डेरा है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए गुड्डी उस टॉयलेट में चली जाती है और सही सलामत वापस भी आ जाती है। लेकिन इस बात का जिक्र वो किसी से भी नहीं करती और चुपचाप सुमन के पास जाकर बैठ जाती है। तभी सुमन उससे कुछ पूछती है, लेकिन गुड्डी ध्यान नहीं देती। ऐसा सुमन कम से कम 3 बार करती है। जब गुड्डी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती तब सुमन उसको पकड़कर जोर से हिला देती है और गुड्डी उसके ऊपर जोर से चिल्ला उठती है और उसकी कलाई कस कर पकड़ लेती है। कलाई इतनी कसकर पकड़ी होती है कि सुमन उसको छुड़ा ही नहीं पाती। तब बाकी के बच्चे आकर गुड्डी को सुमन से अलग करते हैं। देखते ही देखते गुड्डी के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आ जाता है। उसका फेस गुस्से से लाल और सांसों में तेजी आ जाती है। गुड्डी के इस बदले व्यवहार को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि उसको हो क्या गया है आखिर। पूरी क्लास में इस बात की चर्चा होने लग जाती है और बात स्कूल प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। प्रिंसिपल मैडम चपरासी को भेजकर गुड्डी को बुलवाती है। चपरासी गुड्डी की क्लास में जाकर जोर से चिल्लाता है कि गुड्डी कौन है, प्रिंसिपल मैडम ने आपको ऑफिस में बुलाया है। गुड्डी सहमी हुई सी खड़े होते हुए बोलती है कि मैं ही हूँ गुड्डी। चपरासी चिल्लाते हुए कहता है, तो चलो मेरे साथ। गुड्डी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर डरते हुए पूछती है, मैडम मैं आई कम इन। प्रिंसिपल गुड्डी को अपने पास बुलाते हुए बड़े ही नम्र आवाज में बोलते हुए कहते हैं कि प्लीज कम इनसाइड, और गुड्डी को सामने पड़ी चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए पूछती है कि गुड्डी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना। गुड्डी भी घबराते हुए बोलती है कि हाँ जी प्रिंसिपल मैडम, सब ठीक है और मेरी तबीयत भी। प्रिंसिपल फिर उसी नम्र आवाज में बोलती है, ओके, पर अब मुझे ये बताओ कि तुमने सुमन का हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा और उसकी कलाई देखी है तुमने? अगर सब बच्चे मिलकर नहीं छुड़वाते तो उसकी कलाई टूट सकती थी। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है या फिर कोई सफाई देनी है इस बारे में? गुड्डी चुपचाप सब सुन रही होती है और कुछ देर तक ऐसे ही चुप बैठी रहती है, बिल्कुल चुप, जैसे कुछ पता ही नहीं उसे। प्रिंसिपल इस बार थोड़ा सा रूड होकर पूछती है कि गुड्डी तुम्हें इस बारे में क्या कहना है अपनी सफाई में? ऐसे चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। अब गुड्डी थोड़ा सा सहम जाती है और घबरा कर बोलती है कि प्रिंसिपल मैडम, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में कि मैंने कब और कैसे इतनी ज़ोर से सुमन का हाथ पकड़ लिया। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है और तबीयत अब कुछ सही भी नहीं लग रही। क्या आप मुझे छुट्टी दे सकती हैं? प्रिंसिपल फिर उसे रूड आवाज़ में, ये क्या बात हुई गुड्डी, जो तुमने किया है वो ठीक नहीं है और तुम अपनी गलती मानने की जगह अपनी तबीयत का एक्सक्यूज़ दे रही हो। मुझे तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि तुम जैसे होशियार बच्चे अगर ऐसे करने लग गए तो बाकी बच्चों का क्या होगा। गुड्डी रोते हुए प्रिंसिपल से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा को ये सब के बारे में मत बताना। आप चाहे तो पूरी क्लास के सामने मैं सुमन से माफ़ी मांग लूँगी, प्लीज़ आप मेरे घर में किसी से कुछ मत कहना। प्रिंसिपल थोड़ा कन्विंस होते हुए बोली, चलो ठीक है, तुम पूरी क्लास के सामने सुमन से माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुम हमारे स्कूल की ब्राइट स्टूडेंट हो। अगर तुम्हें ऐसा व्यवहार किया तो बाकी बच्चों पर इस बात का क्या असर होगा। और हाँ, फिर उसके बाद तुम ये बोलकर कि तबीयत सही नहीं है वहाँ से निकल जाना। गुड्डी ने कहा, ठीक है। गुड्डी क्लास में जाती है और सभी अचानक से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और क्लास में एकाएक सन्नाटा छा जाता है। तभी गुड्डी सन्नाटे को चीरते हुए बोलती है कि सुमन, आई एम वेरी सॉरी,
मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया वो सब अनजाने में किया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। सुमन खुश होकर बोलती है, इट्स ओके, आफ्टर वी ऑल आर बेस्ट फ्रेंड्स, और दोस्त में तो ये सब चलता है। गुड्डी अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लिए सीधे अपने क्लास टीचर से बोलती है कि मैडम, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? मेरी तबीयत सही नहीं है, और इस बारे में मैंने प्रिंसिपल मैडम से पहले ही परमिशन ले ली थी। क्लास टीचर गुड्डी को परमिशन देते हुए बोलती है, तुम जा सकती हो। गुड्डी वहाँ से सीधे अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही गुड्डी की माँ पूछती है कि क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना, जो आज स्कूल से इतनी जल्दी आ गई? गुड्डी थकी हुई सी आवाज़ में बोलती है कि मम्मी, मेरी तबीयत सही नहीं है, आप खाना लगा दो, मैं खाना खाकर सो जाऊंगी। इतना कहकर गुड्डी अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेटती है और सो जाती है। थोड़ी देर के बाद गुड्डी की मम्मी वहाँ खाना लेकर आती है और देखती है कि स्कूल के कपड़े बदले बिना, यहाँ तक कि जूते उतारे बिना ही गुड्डी सो गई। और जैसे ही मम्मी उसके पास जाती है जूते उतारने के लिए, वैसे ही अचानक से गुड्डी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। गुड्डी की मम्मी घबराते हुए गुड्डी को नींद से जगाने की कोशिश करती है और उसको नींद से उठा देती है, लेकिन दोनों के दोनों समझ नहीं पाते कि ये क्या था। अब गुड्डी फ्रेश होकर खा पीकर फिर से सोने चली जाती है और जैसे ही गहरी नींद में पहुंचती है फिर से वही आवाज़ें मुंह से निकालने लग जाती है। गुड्डी की माँ फिर दौड़ी दौड़ी आती है और उसको नींद से जगाती है। अब ये घटना बार बार रिपीट होने लगी और गुड्डी के मन में सोने का डर एक डरावने सपने की तरह घर कर गया। 2-3 दिन तो यूं ही ऐसे ही बीत गए, लेकिन ये क्रम नहीं टूटा। अब गुड्डी को सोने से डर लगने लगा। ऐसी हालत देख गुड्डी की माँ गुड्डी को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन डॉक्टर भी इसका हल नहीं कर पाया और उसने इस घटना को स्लीप पैरालिसिस का नाम देकर पल्ला छुड़ा लिया। उधर गुड्डी की हालत डे बाय डे बदतर होती जा रही थी और अब ये बात किसी से छिपी नहीं रही थी कि गुड्डी की हालत बहुत खराब है। अब गुड्डी की हिम्मत भी टूटने लगी थी और वो सूख कर कांटा सी होती जा रही थी। गुड्डी की मम्मी ने पता नहीं कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन सबने उसको मेंटली डिस्टर्ब बताकर पल्ला झाड़ लिया। एक दिन अचानक पड़ोस की एक आंटी आई और उसने उसकी मम्मी को पास की एक मजार पर ले जाने को कहा कि वहाँ एक बाबा है, उनको दिखाओ, वही उस मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। गुड्डी और उसकी मम्मी उस गांव के बाहर ही मजार पर गए। बाबा ने दोनों को आते हुए देखकर बोला, इस लड़की पर एक भूत का साया है जो इसे सोने नहीं देता। गुड्डी की मम्मी सुनकर चौंक गई और बोली, हाँ बाबा, बिल्कुल। तभी रोते हुए गुड्डी भी बोली, हाँ बाबा, मैं सो नहीं सकती। जैसे ही आंखें बंद करती हूँ तो मानो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा हो और मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन बोलने ही नहीं देता, पर असल में मेरी आवाज़ निकल रही होती है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब खुली आंखों से देख रही हूँ, हाथ पैर मार रही हूँ, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पा रही हूँ। बस एक काला साया मुझे हमेशा दिखता है। गुड्डी बताते बताते रोने लग जाती है और पूछती है कि क्या कभी इस प्रॉब्लम का अंत होगा। बाबा मोर पंख से बनी झाड़ू गुड्डी के सर पर मारते हैं और उसे एक तावीज़ देते हैं बांधने के लिए कि इसे अपने साथ रखना। बाकी तुम्हारी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है कि जितना तुम अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत रखोगी उतना ही वो भूत तुमसे दूर होता चला जाएगा। गुड्डी बाबा से पूछती है कि ये किस तरह का भूत है जो मेरे पीछे लग गया है। बाबा जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, तुम सुनोगी तो हंसोगी कि इसका नाम ही ऐसा है। जैसी तुमने हरकतें बताई है वो सब बोबा भूत ही है जो आपकी नींद के जरिए आपके शरीर को कमज़ोर करता है। ये सुनकर गुड्डी थोड़ा मुस्कुराई और अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद सब नॉर्मल भी हो गया, लेकिन आज भी वो बोबा भूत गुड्डी के शरीर में ही है जो उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह नहीं गया। दोस्तों, ये गुड्डी के साथ ही नहीं, ये हम लोगों के साथ भी हो चुका है। पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम खुली आंखों से देखते हैं कि कोई काला साया हमारी छाती पर बैठा है और गला दबा रहा है और हम चीखने की कोशिश करते हैं लेकिन चीख नहीं पाते, जबकि रियल में हम अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है या होता है? आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।